नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है 9 बज चुके हैं, 9 बजे आपका एक सेशन स्टार्ट होता है जिसमें मैं आपको यूपी के मॉक टेस्ट को कराता हूं। बाकी जितने भी साथी हैं सभी से जुड़ जाइए। रूही नमस्ते, एएसपी नमस्ते, राजकमल गुड इवनिंग, प्रजापतिगढ़ गुड इवनिंग। तो आपको पता है कि आपकी यूपी पुलिस की डेट आ चुकी है और आपका जो यूपी पुलिस का एग्जाम है 23 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर अब आपके लिए ये दिन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट दिन है और इस दिन हमें तैयारी में ही लगना है, कोई भी फालतू की बात नहीं करनी है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर अब पढ़ाई के अलावा किसी भी बात पर ध्यान नहीं देना है। तो आप पढ़ाई पर फोकस करिएगा। सभी लोग जितने भी साथी अभी जुड़े हुए हैं, अपने अपने साथियों को, अपने अपने दोस्तों को, सभी को सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके पास में यहाँ पर आपके साथी भी जुड़ सकेंगे। क्योंकि यहाँ पर कहाँ हो तो यहाँ पर क्या है, आपके लिए पढ़ाई का माहौल बनना चाहिए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपका यूपी का मॉक टेस्ट, जो कि आपका 46 नंबर का है। इससे पहले हम 45 नंबर के कर चुके हैं, यानी 45 टेस्ट अगर आपने लगा लिए तो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। क्योंकि यहाँ पर हमने जिस तरीके से आपको समझाया है, वहाँ पर भले ही 30 क्वेश्चन हो, लेकिन 150 प्लस क्वेश्चंस हो जाते हैं। और आपकी तैयारी, मुझे लगता है कि अगर आपने वो क्वेश्चंस कर लिए तो आपका पेपर जरूर क्वालिफाई होगा, ये हमारा वादा है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सिंपी गौतम, गुड इवनिंग। हाँ जी, सिंपी गौतम गुड इवनिंग, राजकमल गुड इवनिंग, गोमती, चलिए नेहा देवी गुड इवनिंग। अब बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की, क्योंकि अब हमें ज्यादातर फोकस करना किस पर है, जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आपके पहले क्वेश्चन की, जो कि आपके सामने आ चुका है, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्न में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। निम्न में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश का नहीं है, यह बताना है। ए कहता है आपका सूर सरोवर, बी कहता है आपका समसपुर पक्षी अभयारण्य, सी कहता है सरसई नवार झील, और डी है आपका सुरिसर मानसर झील। तो इनमें से कौन सा ऐसा है रामसर स्थल जो आपका यूपी का नहीं है? यदुवंशी भाई, हाँ जी, यदुवंशी बता दिया कि अब आपके एग्जाम की फीस, एग्जाम की जो डेट है वो आ चुकी है। तो आप अब पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब जो है आप एक्स्ट्रा बातें जो करते हैं उस पर फोकस ना करके आप ध्यान दीजिएगा पढ़ाई पर। नेहा देवी ने आंसर दे दिया है बी आंसर, गोमती का आंसर डी, और राजकमल कुमारी गोमती सभी का आंसर आ रहा है डी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्या है, सूर सरोवर आपका, जो यहाँ पे मैं बात करूँ सूर सरोवर की, तो सूर सरोवर आपका कहाँ पर है? ये आपका आगरा में है। तो अगर ये आगरा में है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका यूपी में है। ठीक है, ये अगर आगरा में तो यूपी का हो गया। जब मैं बात करूंगा समसपुर पक्षी अभयारण्य की, तो ये आपका कहां पर है? ये आपका रायबरेली में। ये कहां पर है? ये रायबरेली में है। और अगर ये रायबरेली में है तो ये भी उत्तर प्रदेश का रामसर साइट है। और यहां पे बात करूं सरसई नवार झील की, तो सरसई नवार झील भी आपकी कहां पर है? इटावा में है। कहां पर है? ये इटावा में है। तो इसका मतलब ये भी झील आपकी कहां की हो गई? ये भी आपके उत्तर प्रदेश की हो गई। और आपके पास में अब बचता है सुरिसर मानसर झील। और ये जो झीलें हैं ये कहां पर है? ये आपकी जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। अगर ये जम्मू कश्मीर की झील है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये झील जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि सुरिसर मानसर जो झील है, इन्हें क्या कहा जाता है? इसे जुड़वा झील भी कहा जाता है। इनको ट्विंस भी बोला जाता है। जुड़वा झील कौन सी है? वो आपकी कौन सी है? सुरिसर मानसर झील। और कहां पर है ये आपकी जम्मू कश्मीर में है। तो आप इस पर भी फोकस करिएगा। और आपको मैं बता चुका हूं कि रामसर साइट की बात बता चुका हूं कि रामसर जो स्थल हैं, रामसर स्थल की जब बात करेंगे तो आपका इटली में, आपका ईरान में, जो आपका ईरान की बात करते हैं, ईरान में आपका कन्वेंशन हुआ था। ईरान में एक जगह का नाम है रामसर, वहां पर एक कन्वेंशन हुआ 1971 में। तो 1971 में ईरान में रामसर कन्वेंशन हुआ। उसके बाद यहां पर क्या हुआ,
उसके बाद जो वेटलैंड्स होते हैं उन वेटलैंड्स को आपको रामसर साइट में ऐड किया जाता है और फिर उनके सुरक्षा की, उनको संरक्षित करने की बात कही जाती है। तो 1971 में आपका रामसर कन्वेंशन होता है और भारत आपका 1982 में इस पर भारत भी शामिल होता है। 1982 में भारत भी रामसर स्थल में, रामसर कन्वेंशन में शामिल हो जाता है। और इसके बाद मैं बात करूं तो भारत में रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है? प्रेजेंट में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 82 है। और आपके बात की जाए रामसर स्थल सबसे ज्यादा कहां पर है, तो वो आपके 16 हैं आपके तमिलनाडु में और बाकी का 10 हैं आपके उत्तर प्रदेश में। तो आप ये भी याद रखिएगा कि यूपी में कितने हैं? आपके यूपी में हैं 10 और भारत में कितने हैं? 82। और सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहां पर हैं? वो आपके तमिलनाडु में है, जो कि आपके कितने हैं? 16 हैं। ठीक है। कुलदीप यादव मैराथन, हाजी मैराथन लगाई जाएगी, अब आगे जाके मैराथन जरूर लगाई जाएगी। अब हम लोग इस पर आज हमने डिसाइड किया है कि हो सकता है 1-2 दिन में आपको बता दिया जाए। 21 दिन 21 मैराथन लगाई जाएंगी, जिससे कि आपका एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद हो सके। और एग्जाम, हाजी फर्स्ट चिल्का लेखती बिल्कुल सही है। हाँ, आपके घर के पास है। तो आपका घर कहाँ पे, ये मुझे नहीं पता है, आप बता सकते हैं आपका घर कहाँ पे? समसपुर पच्छी है। ठीक है, समसपुर का मतलब आप रायबरेली से हैं, तो ये आप ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब आता है सेकंड नंबर। हाँ, शिवम वर्मा 10 उत्तर प्रदेश में है और आपकी 16 जो है वो आपकी तमिलनाडु में है। टोटल भारत की बात करेंगे तो भारत की 82 रामसर साइट है और प्रेजेंट में 82 हैं। इसी से आप लिंक कर सकते हो कि भारत रामसर स्थल में शामिल होने वाला 1982 में शामिल हुआ था, 1982 में शामिल हुआ था। ठीक है। अब आपकी बात करते हैं यहां पर उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? हाजी रायबरेली में समझ गया मैं। आपने मेरा मैसेज नहीं देखा, मैंने मैसेज देखा था और मैंने गुड इवनिंग का मैसेज देखा था, तो मैंने तुरंत गुड इवनिंग बोल दिया था रूही। चलिए, नेहा देवी बी आंसर। मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा नहीं, आंसर भी आ चुके हैं। तो आपका कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसमें निम्नलिखित में किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? ए कहता है दुधवा का, बी कहता है कॉर्बेट का, सी कहता है पीलीभीत का और डी कहता है राजा जी का। ठीक है, तो पीलीभीत, पीलीभीत, कुमारी, गोमती। चलिए, कुलदीप यादव का सी। मैं बात कर रहा हूं यहां पे उत्तर प्रदेश का जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, ये किसका हिस्सा हुआ करता था? ये आपका जिम कॉर्बेट का हिस्सा हुआ करता था। ये किसका हिस्सा हुआ करता था? ये जिम कॉर्बेट का हिस्सा हुआ करता था, यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा। और आप जानते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? ये आपका उत्तराखंड में है। ये कहां पर है? उत्तराखंड में है। जब यूपी और यूके अलग नहीं हुए थे, यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग नहीं बने थे, तब आपका जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व था वो कॉर्बेट हिस्सा यानी जिम कॉर्बेट का ही पार्क हुआ करता था। तो यहां पर बात करेंगे कि जिम कॉर्बेट आपका कहां पर है? उत्तराखंड में है। और यहां पर आपका जिम कॉर्बेट का नाम बदला गया है। अभी प्रेजेंट में जिम कॉर्बेट का नाम बदला गया है। जिम कॉर्बेट का नाम आपको बताना है, क्या हुआ है? जल्दी से बताइए। शेखर राज बी सभी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उत्तराखंड में है। तो जिम कॉर्बेट आपका कहां पर है? उत्तराखंड में। उसी का पार्ट है आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किसका पार्ट है? यानी जब आपका उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था, उस टाइम पे जिम कॉर्बेट में ही आपका अमनगढ़ आया करता था, यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ये हिस्सा हुआ करता था। अब ये अलग अलग हो गए, इस वजह से यहां पर अमनगढ़ जो है वो अलग आएगा और आपका जिम कॉर्बेट आपका अलग हुआ है। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट कहां पर है? उत्तराखंड में। अमनगढ़ आपका उत्तर प्रदेश में है। और अब जो जिम कॉर्बेट का नाम है, अगर आज की टाइम की बात की जाए तो इसका नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क है। क्या नाम है इसका? रामगंगा नेशनल पार्क। और इसी जगह से, यानी इसी पार्क के बीच से एक नदी निकलती है जिसका नाम भी क्या है? रामगंगा। और इसी नदी के नाम पर इसका नाम चेंज किया गया है। इसी नदी के नाम पर इसका नाम चेंज किया गया है। सर हमारी जीके बहुत वीक है, क्या करें? देखो जीके वीक है, उसके लिए मैं बता दूं
कि जब आप जीके को पढ़ो, मैंने हमेशा बोला है कि जब भी कोई भी चीज आपके सामने आती है तो बार बार उन चीजों को लिंक करना सीखो। कि यहां से मैंने जैसे आपको समझाया कि जिम कॉर्बेट, और जिम कॉर्बेट मैंने बताया उत्तराखंड, लिंक किया, उत्तराखंड से समझा मैंने इसका नया नाम, तो नया नाम लिंक कर दिया, और नए नाम के लिंक के साथ मैंने देख लिया यहाँ पे कौन सी नदी है, रामगंगा नदी है। और रामगंगा नदी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये गंगा की सहायक नदी है। तो यहाँ पे आप देखो, भले ही आपके पास में कितने सारे पॉइंट आ गए, लेकिन मैं यहाँ पे सारे पॉइंट को क्या कर रहा हूं, लिंक करके पढ़ा रहा हूं। और लिंक करोगे आप एक दूसरे से चीजों को, तो आपको जल्दी समझ में आएगा और बार बार रिपीट होंगी, यानी आपका मल्टीपल टाइम रिवीजन होगा, तो आप चीजों को सीखोगे। ठीक है। अब मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय नेशनल पार्क हैं। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो आपके पास में उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं? उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। अगर टाइगर रिजर्व 4 हैं तो एक तो आपको मालूम पड़ गया कौन सा है, एक तो आपको मालूम पड़ गया कहां पर है, अमनगढ़ है, ये पहला जो आपका है अमनगढ़। इसके अलावा आपको 3 जो दिए हैं यहां पर, दुधवा और पीलीभीत के नाम से, यानी दुधवा भी आपका टाइगर रिजर्व है और पीलीभीत भी आपका क्या है, टाइगर रिजर्व है। अब मैं बात करूं यहां पर एक और है जिसका नाम क्या है, रानीपुर। तो उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं। इसका आंसर आपको बताना है कि भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। टोटल भारत में आज तक कितने टाइगर रिजर्व हैं? हाँ जी, रामगंगा नदी निकलती है, बिल्कुल सही। शिवम वर्मा 4 हैं, बिल्कुल बात सही है। तो चारों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं कि आपके उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि टाइगर की सेंसस हुई थी, तो मैंने सारी चीजों को लिंक करो, टाइगर की सेंसस हुई थी, टाइगर की जनसंख्या आई थी, तो भारत में अब प्रेजेंट में टाइगर कितने हैं? सर क्लियरिटी नहीं आ रही है। क्लियरिटी आ रही होगी मेरे अकॉर्डिंग तो भाई, आप ये चेक कराता हूं मैं, अगर लग रहा है तो आपको एक बार चेक कर लेना क्लियरिटी का। सही है भाई, सही तो आ रहा है, क्लियर है भाई। कुलदीप भाई क्लियर आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? लवण प्रभावित प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए कहता है आपका नो आइडिया। हाँ जी यदुवंशी, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप समझ रहे हो तब भी ठीक है, क्योंकि आपका समझना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट आप तब करिएगा जब आपको आंसर आने लग जाए, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे लवण प्रभावित मृदाओं की बातें करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है आपका आगरा और अलीगढ़, बी दिया है मेरठ और मुरादाबाद, सी दिया है बस्ती एवं गोरखपुर, और डी दिया है झांसी एवं चित्रकूट। थोड़ी सी इश्यू आ गया था, इस वजह से
थोड़ा सा टाइम लग गया। नेहा देवी ने ए आंसर दिया, आर खातून बी आंसर, प्रतीक चौरसिया नमस्ते नमस्ते भाई। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जब आप लवण प्रभावित की बात करोगे, लवण प्रभावित यानी जिन मिट्टियों में क्या है, नमक आ चुका हो, जिन मिट्टियों में नमक आएगा उसको हम कहते हैं लवण प्रभावित। तो यहाँ पे मैं बात करूं, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो आपको मोस्टली क्या मिलेगी, जलोढ़ मृदा मिलेगी। और अगर जलोढ़ मृदा की बात करो तो आपके पास में जलोढ़ मृदा कितने टाइप की होती है, एक होती है आपकी बांगर और एक होती है आपकी खादर। एक होती है आपकी बांगर, दूसरी होती है खादर। अब जो बांगर मृदा जो होती है ना, तो बांगर मृदा आपकी पुरानी मिट्टी होती है, यानी ये कैसी है, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। और खादर की बात करोगे तो ये नई जलोढ़ मिट्टी है। यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है, अब इसका मतलब क्या है, पुरानी और नई का मतलब क्या है कि जहां पर आपके वहां बारिश जो आती थी यानी बाढ़ आती थी जिस जगह पर पहले, तो वहां पर मिट्टी जो जमा हुई है, तो वहां पर जो मिट्टी जमा हुई है और जो ऊंचे हो गए, यानी क्या है, ये अगर नदी के किनारे वाले क्षेत्र हैं तो यहां पर बाढ़ आने की वजह से ये क्षेत्र धीरे धीरे करके क्या हो गए, मिट्टी जमा होने की वजह से ऊंचे हो गए, और ऊंचाई पर आने की वजह से यहां पर अब दोबारा बाढ़ नहीं आती। और अब बाढ़ नहीं आती है तो इसका मतलब क्या है, तो यहां पर जो मिट्टी पाई जाएगी वो कैसी हो जाएगी, वो पुरानी मिट्टी हो जाएगी, यानी बांगर हो जाएगी। लेकिन खादर का मतलब है कि जहां आज भी बाढ़ आती है वहां की मिट्टी कैसी हो जाएगी, वहां की मिट्टी हर साल नहीं होगी, क्योंकि बाढ़ आएगी तो सेडिमेंट आएंगे, और सेडिमेंट आएंगे तो जमा होंगे, और जमा होंगे तो मिट्टी नहीं होगी। तो नई मिट्टी क्या कहलाती है, खादर, और पुरानी कहलाती है आपकी बांगर। तो नई नई मिट्टी, आप यहां पे पूछाएगा लवण प्रभावित, यानी इसके बांगर जो होगी वो आपके यहां पर, इसमें क्या होता है, नमक की मात्रा ज्यादा हो जाती है, यहां पर आपका नमक बढ़ जाता है, तो इसलिए यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, लवण प्रभावित क्षेत्र कौन से हो जाएंगे, आगरा और अलीगढ़। तो आप देखोगे आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आपका यहां पे आगरा अलीगढ़ आ गया। तो ये एरिया कैसे हो जाते हैं, ये एरिया आपके लवण प्रभावित हो जाते हैं। यहां पर आपको बांगर मिट्टी पाई जाती है, यहां पर आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। भाग, हाँ जी, बांगर पुरानी मिट्टी होती है, खादर आपकी नई मिट्टी होती है, बिल्कुल सही। आगरा, अलीगढ़, शिवम वर्मा सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जानते हैं। ए है आपका गोरखपुर, बी है आपका बनारस, सी है आपका मुरादाबाद, और डी है कन्नौज। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रासे के नाम से जानते हैं, यहाँ पूर्व का ग्रासे के नाम से जानते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जानते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ग्रास नाम की एक सिटी है, ग्रास नाम का एक शहर है, और ये कहां पर है, ये आपका फ्रांस में पड़ता है। और ये फ्रांस में पड़ने के कारण यहां पे क्या होता है, इसे क्या बोला जाता है, यहां पे आपके आपके जो परफ्यूम होते हैं तो इसे परफ्यूम सिटी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, परफ्यूम सिटी बोला जाता है। और इसे परफ्यूम सिटी बोले जाने के कारण यहां पर आपके उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में आपका यहां पे जो है कन्नौज जो है वो यहां परफ्यूम सिटी के नाम से जाना जाता है। और आपका आंसर हो जाएगा कन्नौज, बिल्कुल सही है। आर खातून ए आंसर नहीं हो, थर्ड नहीं है, फोर्थ चल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कन्नौज हो जाएगा, बिल्कुल सही है।
हाँ जी, कन्नौज, ऋतु कुमारी डी, अकड़ू पंडित कन्नौज, इत्र नगरी, इसे क्या बोलते हैं? इत्र नगरी बोलते हैं। इसको इत्र नगरी भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? परफ्यूम होता है। इत्र नगरी के अलावा इसे क्या कहा जाता है? पूर्व का ग्रास कहा जाता है, पूर्व का ग्रासे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका ग्रास जो था वो आपका फ्रांस में परफ्यूम सिटी के नाम से जाना जाता था, इसे परफ्यूम कैपिटल बोलते थे, तो इस वजह से यहाँ पे कन्नौज को भी पूर्व का ग्रास बोला जाता है। मुरादाबाद की बात करो तो आपके मुरादाबाद किस लिए फेमस है? इसे पीतल नगरी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? पीतल नगरी कहा जाता है। अब आप बताइए कि गोरखपुर किस लिए फेमस है? गोरखपुर किस लिए फेमस है? आप आंसर दीजिए भाई। महादेव भाई, जय श्री राम, राधे कृष्ण, नेहा देवी, ग्रास में परफ्यूम बनते हैं क्या? ग्रास से परफ्यूम नहीं बनते, ग्रास नाम की जगह है जहां पे परफ्यूम बनता है। ग्रास से एक नाम की जगह है जो आपके कहां पर है? जो आपकी फ्रांस में थी, वहां पर ही इसकी वजह से इसका नाम रखा गया है। फ्रांस के अकॉर्डिंग आपका यूपी या फिर इंडिया है वो कहां पे पड़ता है? वो आपका पूर्व में पड़ता है, ईस्ट में पड़ता है, जिस वजह से इसको पूर्व का ग्रास बोलते हैं। इंडिया कहां पे पड़ता है? ईस्ट में, तो इस वजह से इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 5, और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? और सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। आंसर बताइए इसका क्या होगा? ए ऑप्शन हमीरपुर, बी हरदोई, सी हाथरस और डी आपका हापुड़। तो कौन सा जिला आपका? हाँ जी, गोरखपुर में गीता प्रेस है, बिल्कुल सही है अकड़ू पंडित, गोरखपुर में गीता प्रेस है। और किसके लिए फेमस है? देखो एक चीज और मैं बता दूं आपको, याद करने का एक और है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से सरकार की एक स्कीम आई थी, तो उस वजह से जो चीज जहां की फेमस है उसको ही हमने वहां से सरकार ने एक लिया, यानी एक प्रोडक्ट वहां से उठाया, और वन डिस्ट्रिक्ट यानी एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को वहां पे फेमस करने के लिए या फिर आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने एक स्कीम लेके आए, और उसके नाम से ही आप जान सकते हो कि कौन उसकी वेबसाइट पे जाके आप जान सकते हो कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस लिए फेमस है। ठीक है, डी डी डी। चलिए आपका आंसर आ गया, यानी हापुड़ जो है बिल्कुल सही आंसर दिया है। उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे जिले की बात की जाएगी तो आपका हापुड़ है, लेकिन सबसे बड़े जिले की बात की जाए तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपका सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? वो आपका लखीमपुर खीरी हो जाएगा। कौन सा जिला है? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। क्या है? लखीमपुर खीरी। अगर मैं कहूं दूसरा सबसे बड़ा जिला, तो दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा जिला वो क्या है? सोनभद्र। और सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा बनाता है। भारत का एकमात्र राज्य, एकमात्र सिटी जो 4 राज्यों से, एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो 4 राज्यों से सीमा बनाती है, तो उसका नाम क्या है? सोनभद्र है। तो अब कौन कौन सी सिटी है, कौन कौन से स्टेट हैं, आपको बताना है कौन से स्टेट से सोनभद्र सीमा लगाता है। हाँ जी, लखीमपुर खीरी बिल्कुल सही, गोमती, अकड़ू, सौरभ राजपूत, शिवम वर्मा बिल्कुल सही, खातून फोर्ड का डी। अभी 5 चल रहा है खातून, अगर आपका पीछे चल रहा है आप इसको आगे ले आइए, आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, पीछे चल रहे हो आप। ठीक है, हापुड़ का उपनाम पंचशील नगर, बिल्कुल। गाजियाबाद यूपी का सबसे अमीर जिला है। और सोनभद्र, हाँ जी सोनभद्र, नेहा देवी सोनभद्र, बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। और 6 आपका क्या कहता है? विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो विश्व शरणार्थी दिवस आपका कब मनाया जाता है? ए कहता है 15 जून, बी कहता है 20 जून, सी कहता है 17 जून और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? आर खातून 5 नंबर पर नहीं, अब आपका 6 नंबर चल रहा है, तो 5 का डी बिल्कुल सही है। अब 6 नंबर पे आइए आप। यादवंशी गोरखपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? वन प्रोडक्ट। यही मैंने पूछा है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि आपका गोरखपुर किसके लिए फेमस है, बताइए। मैंने आपसे पूछा है, आप आंसर तो आप दे, जो मैंने कल भी आपसे क्वेश्चन दिए थे, होमवर्क में दिए थे, कोई होमवर्क नहीं करके लाया। कल परसों भी मैंने होमवर्क में दिया, कोई होमवर्क नहीं करता है। मैं बोलता हूं कमेंट में आंसर दीजिए। केवल आपके 2 लोगों के आंसर आए थे, एक रेशमा खातून का आंसर आया और एक एएसपी एमएलपी का आंसर आया था, जो कल मैंने क्वेश्चन पूछे थे। तो आप कुछ होमवर्क भी किया करिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एग्जाम है, एग्जाम में आने वाली चीजों पर भी आप फोकस करिए, खुद से भी आप पढ़ाई करिए, सेल्फ स्टडी। हाँ जी, 20 जून शायद, अकड़ू पंडित, एस किलौर बी, कुलदीप यादव बी आंसर, प्रतीक चौरसिया,
बिल्कुल सही है, प्रतीक चौरासी है। झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, बिहार, 4 राज्यों से मिलता है सोनभद्र। बिहार, झारखंड, उत्तर और आपका एमपी और इसके अलावा छत्तीसगढ़। तो ये 4 राज्य हैं जो सोनभद्र से सीमा। हाँ, होमवर्क नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, होमवर्क नहीं करते हैं, पेपर भी आपका होमवर्क से ही होगा, पेपर आपकी सेल्फ स्टडी से होगा, ये याद रखना कुड़ू पंडित। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 20 जून। 20 जून जो है वो आपका विश्व शरणार्थी दिवस जिस दिन मनाया जाता है। अगर मैं जून के महीने की बात करूं तो आपका 1 जून को क्या मनाते हैं, विश्व दूध दिवस मनाते हैं, दुग्ध दिवस यानी मिल्क डे मनाते हैं। 1 जून को दुग्ध दिवस मनाते हैं। और 1 जून के बाद मैं बात करूं 3 जून को क्या मनाते हैं, बाइसिकल डे मनाते हैं। आपका बाइसिकल डे यानी साइकिल दिवस मनाया जाता है। साइकिल दिवस के बाद अगर बात करूं 5 जून की, तो 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आपके जून के ये महीने इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला 1 तारीख को आपका दुग्ध दिवस, 3 को आपका साइकिल, 5 को आपका पर्यावरण, 6 को आपका मनाया जाता है कीट दिवस यानी कीड़ों का, इंसेक्ट डे मनाए जाते हैं, कीट दिवस। अगर 6 के बाद में बात करूं तो आपका 7 तारीख को मनाया जाता है खाद्य सुरक्षा। 7 जून को खाद्य सुरक्षा का दिवस मनाया जाता है, जो आपके फूड होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए आपका दिवस मनाया जाता है आपका 7 जून को। इसके बाद मैं बात करूं आपका 8 जून को कौन सा मनाया जाता है, आपका 8 जून को महासागर यानी ओशियन डे मनाया जाता है। 8 जून को महासागर दिवस मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, 8 जून को मनाया जाता है। इसके बाद आप क्या करोगे, रक्त का दान करोगे। तो रक्त का दान कब, आपको रक्त का दान आपको हमेशा कब याद रखना है कि 14 जून को आपको रक्त का दान करना होगा। यानी रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, आपका 14 जून को मनाया जाता है। 20 जून को आपने देख ही लिया कि 20 जून को आपका विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 20 के बाद में आपका बात करेंगे 21 जून को, जिस दिन कर्क रेखा बार आपके कर्क रेखा पर सन की रेस लंबवत रहती हैं, उस दिन हम क्या मनाते हैं, उस दिन हम योग दिवस मनाते हैं। योग करेंगे तो आपका क्या होगा, निरोग रहोगे। इसके अलावा 25 जून की बात करते हैं तो 25 जून को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, हम नाविक दिवस मनाते हैं, यानी आपका नाविक दिवस नावों के लिए। इसके बाद में अगर बात करेंगे तो आपका 26 जून को यहां पे अगर नाव में जाओगे तो आपको बीमा भी कराना पड़ेगा। तो बीमा दिवस आपका कब मनाया जाता है, 26 जून को मनाया जाता है। और मैं बात करूं यहां पर 29 जून और 30 जून की, तो 29 जून को आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 29 जून को स्टैटिक्स दिवस मनाया जाता है, सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और सांख्यिकी दिवस मनाने के बाद आप क्या करोगे, आप सोशल मीडिया पे अपलोड करोगे। तो 29 के बाद 30 जून को आपको सोशल मीडिया दिवस मनाना होगा। यानी इस दिन आप सोशल मीडिया को बढ़ावा देने के लिए दिवस मनाते हैं। तो आपका कौन सा है, 30 जून को। तो आपके सामने जून के सारे जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। यानी दूध पीने के बाद, साइकिल चलाने के बाद आपको पर्यावरण दिवस की पर्यावरण के आपका ख्याल रखना होगा। वहां पर आपका कीट आएंगे तो आपको खाद्य सुरक्षा के लिए जाना पड़ेगा। और महासागर में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाकर आपको रक्तदान करना पड़ेगा। शरणार्थियों के रूप में पहुंचोगे तो आपको योग कराया जाएगा। योग कराने के बाद में आपको नाव से भेज दिया जाएगा। फिर आपका बीमा कराने के बाद में यहाँ पे आपको अपनी जायदाद के लिए सांख्यिकी यानी अपना पूरा स्टैटिक्स देना पड़ेगा और फिर उस चीज को अपलोड करना पड़ेगा सोशल मीडिया पर। ठीक है, ब्लड डोनेट डे बिल्कुल सही, 21 जून योग दिवस, आप बिल्कुल लॉ और नाविक आप बिल्कुल सही है। ठीक है, 1 जुलाई को आपका जीएसटी डे मनाया जाता है। 30 के बाद 1 जुलाई आएगी और जुलाई में आपका पहली तारीख को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। हाँ जी, अब ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, जिसे भी स्क्रीनशॉट लेना हो वो आप स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा कब हुई थी। 5 लोगों ने मिलकर एक पेड़, हाँ आजकल तो यही चलता है कि 5 लोग एक पेड़ बना देते, एक पेड़ लगाते हैं और 5 लोग फोटो खिंचाते हैं। आज का टाइम तो यही है। ठीक है, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए कहता है 1928 में, 1928 में, बी कहता है 1948, सी 1938 और डी कहता है 1958। तो बीसीसीआई आज इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि भारत ने इस साल T20 वर्ल्ड कप जीता है। और अगर T20 वर्ल्ड कप जीता है तो आपको क्रिकेट से रिलेटेड नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। सर हम तो नोट कर लिए, बिल्कुल नोट करना चाहिए। नोट करके भी आपके क्या होगा, देखिए नोट करने से क्या होता है, आप चीजों को लिखते हो, लिखने पर भी पढ़ते हो और उसको बोल भी रहे होते हो। तो 2 चीजें होती हैं नोट करने पर। तो यहां पर देखोगे तब पढ़ोगे, लिखोगे तब पढ़ोगे, तो आपको क्या है, वो 2 चीजें दोनों बार पढ़ने से आपको वो रट जाती हैं। ठीक है, हाँ जी, चलिए बताइए। गुड इवनिंग,
रामभा कुमारी गुड इवनिंग। अग्रू सर मैंने अभी तक 20 पेड़ लगाए हैं और हर साल लगाती हूँ। हाँ बिल्कुल सही है, पेड़ लगाने चाहिए। अगर आप 20 पेड़ लगा रहे हैं तो अच्छा, मैं तो कहता हूँ पेड़ से ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप बीज लगाइए, क्योंकि पेड़ को तोड़कर ही पेड़ लगाएंगे, यानी एक जगह लगा हुआ है उस जगह पर ना लगा के हम वहाँ पर बीज लगा दें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सौरभ राजपूत सी आंसर, राजकमल का ए आंसर। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आपका ए आंसर सही होगा कि 1928 में बीसीसीआई जो कि आपका भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर की बात की जाएगी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में है। और अगर मुंबई में इसके बात करेंगे, इसके अध्यक्ष की बात करते हैं, तो इसका जो अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम में, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो हैं आपके रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी है। रोजर बिन्नी का कार्यकाल बढ़ाया गया था। तो आपके बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो आपके रोजर बिन्नी है। और अगर मैं उपाध्यक्ष की बात करूं, तो उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो आपके कौन है उपाध्यक्ष? तो वो आपके राजीव शुक्ला हैं। कौन है? राजीव शुक्ला। तो राजीव शुक्ला कौन है? आपके बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं। और जब मैं बात करता हूं सचिव की, तो सभी जानते होंगे कि बीसीसीआई का सचिव कौन है? वो है आपके जय शाह। जय शाह बीसीसीआई के सचिव हैं। तो ये आपका बीसीसीआई से रिलेटेड है। और जब मैं बात करूं कि बीसीसीआई किसके अंडर आता है, तो ये खेल मंत्रालय के अंडर आता है। और खेल मंत्रालय प्रेजेंट टाइम में 2024 में किसे दिया गया है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। हाँ जी, बीसीसीआई का मुख्यालय एस के दक्ष जी, प्रणाम भाई। राजीव शुक्ला, रोजर बिन्नी, नेहा देवी बिल्कुल सही है। आर खातून ए आंसर बिल्कुल सही है। अब बात करूं मैं यहाँ पे, ये तो हो गया आपका बीसीसीआई। और बीसीसीआई के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि यहाँ पे यानी जो चीजें मैंने बताई, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव। अब मैं बात करता हूँ आईसीसी की। तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। ये क्या है? इंटरनेशनली, यानी जैसे आपका भारत के लिए बीसीसीआई है, ऐसी पूरे वर्ल्ड के लिए कौन है? आईसीसी है। और आईसीसी जो है आपका क्या, इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले हैं। और यहां पे बात करेंगे तो 108 देशों का प्रतिनिधित्व करता है आईसी। ठीक है, आईसीसी 108 देशों का प्रतिनिधित्व करता है। और इसके आधार पर ही आपका आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, चैंपियंस ट्रॉफी होती है, टी20 वर्ल्ड कप होता है, चाहे वो पुरुषों का हो चाहे वो महिलाओं का हो। तो इसको कराने वाला कौन है? आईसीसी है। अंडर 19 वर्ल्ड कप भी कराने वाला कौन है? आईसीसी है। और यहां पे आपको यही याद रखना है। और आईसीसी के अध्यक्ष अभी कौन है? ग्रेग बार्कले हैं। और आईसीसी टी20 इवेंट हुआ था, जो कहां हुआ था? आपका हुआ था न्यूयॉर्क में, यानी यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ था। और यूएसए वेस्ट इंडीज में जीतने वाले कौन थे? भारतीय थे, यानी भारत की टीम ने टी20 वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, हाँ जी, अनुराग ठाकुर बिल्कुल सही है। अनुराग ठाकुर हैं इस टाइम पर आपके खेल मंत्रालय। ठीक है, खेल मंत्रालय किसके पास है? अनुराग ठाकुर के पास। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। यहां पे थोड़ा सा ये गलती हो गई है, तो मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, ये है आपका एक क्वेश्चन, एक नवनिर्मित थारू जनजाति, थारू जनजाति से रिलेटेड है। थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। यह संग्रहालय किस जिले में बनाया गया? यानी थारू जनजाति का संग्रहालय कहां बनाया गया है, यह ऑप्शन आपसे पूछा गया है। ए कहता है बलरामपुर, बी कहता है सोनभद्र, सी कहता है सीतापुर। तो थारू जनजाति का संग्रहालय कहां पर बनाया गया है? हाँ जी, बिल्कुल सही। राजकमल, बारबाडोस में हम लोग जीते थे। बारबाडोस के मैदान पर हम लोगों के द्वारा जीत हुई थी। और बिल्कुल सही बताया है। अकड़ू पंडित बी आंसर दिया है। नेहा देवी बी आंसर, हैकर ने भी आंसर दे दिया, हैकर ने ए आंसर, प्रतीक चौरसिया बी आंसर दे रहे हैं। तो जो लोग बी आंसर दे रहे हैं उनको मैं बताना चाहूं कि आपका आंसर बिल्कुल गलत है। तो बी आंसर यही होगा, यहां पे हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी बलरामपुर। तो आपका थारू जनजाति के लिए जो संग्रहालय बनाया गया है, जो म्यूजियम बनाया गया है, वो कहां पर? बलरामपुर में बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि उनकी संस्कृति है, उनका जो धर्म है, उनकी जो परंपरा है, उनकी जो जीवन शैली है, उसको बचाने के लिए, उसको दिखाने के लिए यहां पर क्या किया गया? इनके लिए एक म्यूजियम बनाया गया। और वो कहां पर बनाया गया? बलरामपुर में बनाया गया है। ठीक है, और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि थारू जनजाति कहां रहती है? जो आपका उत्तर प्रदेश, या फिर कह सकते हैं हिमालय का जो शिवालिक क्षेत्र है, उस शिवालिक के फुटहिल्स पर रहने वाली जनजाति कौन सी है? वो आपकी थारू जनजाति है। कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति है। तो थारू जनजाति का संग्रहालय आपका बलरामपुर में है।
ठीक है। तो यहां पे अब मैं बात करूं कि थारू जनजाति किसको पूजती है, तो आपका थारू जनजाति शिव को पूजती है। किसको पूजती है? शिव की उपासक होती है। और ये कहां पे पाई जाती है? नेपाल में और भारत के उत्तरी क्षेत्र में। कहां पर? नेपाल और भारत के उत्तरी क्षेत्र में, या फिर कह सकते हैं उत्तर भारत में। अगर उत्तर भारत में पाई जाती है तो ये सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? ये सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। तो थारू जनजाति सबसे ज्यादा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। और अगर ये भी पूछा जाए उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे ज्यादा है, तो ये भी याद रखना कि सबसे ज्यादा कहां पर ये आपके सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, यानी एसटी जो है वो कहां पर रहते हैं? वो सबसे ज्यादा आपका सोनभद्र इलाके में रहते हैं। ठीक है। तो सोनभद्र में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। और जनजातियों की बात करें तो सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? तो ये सबसे पुरानी जनजाति है। और सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो थारू जनजाति भी सबसे बड़ी है। और ये जनजाति दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है। यानी ये जनजाति, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? यहां पर सौरों के रूप में मनाती है। तो आपकी थारू जनजाति है सौरों के रूप में, या फिर कह सकते हो शोक पर्व के रूप में आपकी दिवाली को मनाती है। एएसपी फोन ऑफ हो गया था। हाँ जी, तराई क्षेत्र में आज बलरामपुर का शिशु। ठीक है जय, चलो फोन ऑफ हो गया था भाई, ऑन ऑन कर ले से, और क्या है। ठीक है। दिवाली को ये क्या करती है? शोक के रूप में मनाती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता भी होना चाहिए कि क्या है, कि बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ था? बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ था? ए कहता है 14 नवंबर 1971 को, और बी कहता है आपका 17 अक्टूबर 1971 को, सी कहता है 2 अक्टूबर 1974, और डी कहता है 16 दिसंबर 1971। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कि बांग्लादेश कब बना था, या बांग्लादेश मुक्ति अभियान कब खत्म हुआ था? तो आंसर क्या होगा? बताइए आंसर क्या होगा? नेहा देवी का आंसर आ रहा है ए, और हैकर का आंसर है डी। एएसपी ने आंसर दे दिया है डी। तो यहां पे देखते हैं कि और लोग भी आंसर दीजिए। एएसपी राजकमल का आंसर आ रहा है डी। तो यहां पे जो आंसर डी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। तो यहां पे जो आंसर आ रहा है डी 16 दिसंबर 1971, ये आंसर बिल्कुल सही है। यानी यहां पे क्या हुआ था? बांग्लादेश, यहां पे हम क्या लड़े थे? पाकिस्तान से लड़े थे। हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान से। तो आपको मालूम होगा कि यहां पे आपका, अगर ये इंडिया वाला पार्ट है तो आप मैप बना रहा हूं, लेकिन आप इसको असली मैप मत समझना। तो ये आपका इंडिया वाला पार्ट, और इंडिया वाला जो पार्ट है वो इस तरीके से है। ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे कि ये साइड जो रखी गई, ये वाला पाकिस्तान, यानी यहां पे जो पाकिस्तान था ये वेस्ट पाकिस्तान था, और यहां जो पाकिस्तान था ये कौन सा था? ये आपका ईस्टर्न पाकिस्तान था। जो ईस्टर्न पाकिस्तान था, और यहां पे वेस्टर्न पाकिस्तान। तो यहां पाकिस्तान को 2 डोमिनियन मिले थे। भले ही हम इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हुए थे, लेकिन पाकिस्तान को 2 जगह मिली थी, एक आपकी ईस्ट में और एक वेस्ट में। तो यहां पे जो गवर्नमेंट बनती थी वो हमेशा वेस्ट से बनती थी, हमेशा प्रधानमंत्री वेस्ट से बनता था। ये ईस्टर्न को कुछ समझते नहीं थे। तो हुआ क्या, यहां पे ये हुआ कि ईस्टर्न पाकिस्तान एक बार ज्यादा सीटें जीता, और ज्यादा सीटें जीत जाने के बाद इन्होंने मांग की कि हम भी यहां पर क्या करेंगे, हम भी अब प्रधानमंत्री की सीट का उम्मीदवार अपना रखेंगे, और प्रधानमंत्री जो बनेगा वो आपका ईस्टर्न से बनेगा। लेकिन वेस्टर्न पाकिस्तान ने इसके लिए मना कर दिया, और मना करने के बाद में यहां पे गृह युद्ध हो जाता है। और गृह युद्ध होने के बाद यहां से जो कुछ सेनाएं हमारे, यानी यहां के जो लोग हैं वो माइग्रेट करके हमारे यहां आते हैं, और माइग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया इस पर चिंतित हो जाता है, क्योंकि हमारे यहां पे इस टाइम पे अच्छा टाइम नहीं चल रहा था। यानी हम लोग उस टाइम पे क्या 1965 के टाइम से निकल के आए थे, हरित क्रांति का टाइम चल रहा था। यानी हम लोग सूखा, अकाल और युद्ध से आए थे। तो इस वजह से हमारा ये टाइम सही नहीं था। ठीक है। तो यहां पे माइग्रेशन को देखते हुए हमने यहां पे क्या किया, आपका यहां पे अपनी एक सेना बनाई, और सेना बना के यहां पे इनको ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के बाद में यहां कर इन्होंने युद्ध किया, और युद्ध होने के बाद में यहां पे ये चीजें पता चलने के बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। और जब पाकिस्तान हमला कर देता है भारत पर, तो इंडिया इस जगह पर हमला करता है, यानी पाकिस्तान को हमला करना स्टार्ट करता है। और पाकिस्तान पे हमला करना कब स्टार्ट करता है? 3 दिसंबर को करना स्टार्ट करता है। और 3 दिसंबर को जो युद्ध शुरू किया था पाकिस्तान ने, और यहां पर 16 दिसंबर तक आपका युद्ध चलता है। यानी ये केवल 13 दिन में हम पाकिस्तान को हरा देते हैं। ये आपका 13 दिन में पाकिस्तान यहां पे हार जाता है, और हारने के बाद यहां पर 93,000 सैनिकों का 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं। पाकिस्तान के
93,000 सैनिक आत्मसमर्पण कर देते हैं। और आत्मसमर्पण करने के बाद यहां पे एक और नया देश बन के आता है। उस नए देश का नाम क्या हो जाता है? अब ईस्टर्न पाकिस्तान ना रह के अब नया देश बनता है जिसका नाम क्या हो जाता है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश आपका पहले आपका ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन आपका नया देश बना 1971 में बांग्लादेश। तो युद्ध की समाप्ति होती है 16 दिसंबर 1971 को। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। डी आंसर सही है। शेख मुजीबुर रहमान बिल्कुल सही है। शेख मुजीबुर रहमान जो थे उस टाइम पे वहां पे लीडर थे। इनकी ही बेटी आज के टाइम पे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। यानी जो आज के टाइम पे प्रधानमंत्री हैं वो आपकी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? वो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। और इसी को क्या कहा जाता था? बंग बंधु कहा जाता था। ठीक है, चलिए। हाँ, फर्स्ट शिफ्ट में मेरा था क्या? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। ए कहता है मथुरा, बी कहता है पाटलिपुत्र, सी है वाराणसी और डी है आपका पानीपत। नेहा देवी का बी आंसर, हैकर ने बी आंसर दिया है। हैकर, लीजेंड, पाटलिपुत्र, अकड़ू पंडित, बी आंसर। श्याम सुंदर, बी आंसर। तो मैं बता दूं बिहार की जो राजधानी अभी प्रेजेंट में जो है, अगर आज की बात करोगे तो आज की राजधानी जो कौन है? बिहार की राजधानी पटना। पटना पहले आपका क्या कहलाता? पटना को ही पाटलिपुत्र कहा जाता था। पटना है और इसी को हम क्या कहते थे? पाटलिपुत्र कहते थे। तो पाटलिपुत्र ही आपका यहाँ पे क्या था? राजधानी बनाई गई थी। तो यहाँ पे बनाई किसने थी? तो 4वीं सेंचुरी में कौन था? आपका शिशुनाथ वंश था। एक शिशुनाग वंश के नाम से जाना जाता था। शिशुनाग वंश के नाम से पाटलिपुत्र यानी शिशुनाग वंश 4वीं शताब्दी में शिशुनाग वंश। ठीक है, अब शिशुनाग वंश का क्या हुआ? यहां पे थे कालाशोक। तो कालाशोक शिशुनाग वंश के राजा जिनका नाम था कालाशोक, और कालाशोक ने क्या किया? अपनी राजधानी को चेंज किया, अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया। और राजधानी कहां से स्थानांतरित किया? तो ये भी आप लिख लो कि वैशाली से स्थानांतरित करके वैशाली से कहां लेके आए? पटना यानी पाटलिपुत्र। वैशाली से फिर क्या? पाटलिपुत्र बनाई। तो आपको ये मालूम होना चाहिए किसने बनाई? वो कालाशोक ने बनाई। किस वंश से थे? शिशुनाग वंश से। कौन सी सेंचुरी थी? 4th सेंचुरी थी। और ये भी मालूम होना चाहिए कालाशोक ने ही द्वितीय बौद्ध संकट जो आपकी बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन या फिर उस टाइम पे शासक भी हुआ करते थे। तो आपकी द्वितीय बौद्ध संगीति जो कि आपकी 4 हुई हैं, बौद्ध संगीति कितनी हुई हैं? 4 बौद्ध संगीति। और वहां पर आपकी दूसरी जो बौद्ध संगीति है उस दूसरी बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? कालाशोक के काल में हुई थी। तो आपकी दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? ये क्वेश्चन अगर बनता है तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कालाशोक के शासन काल में हुई थी और वैशाली में हुई थी। जय जाटव, हेलो भाई। सुष्मिता कुमारी, लाइट चली गई तो अब बस आप लाइट आने का इंतजार कर लो। कहीं पर आपका अगर इन्वर्टर कनेक्शन हो तो आप वहां से लगा लीजिए। ठीक है, अकड़ू पंडित गुड नाइट। क्या अभी से ही पढ़ाई कर लो? पढ़ाई। करण पौनिया, राम राम भाई। पढ़ाई कर लो क्योंकि आपके अब एग्जाम आ चुका है और एग्जाम में आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे अब जो है अब आपको रुकना नहीं है। और अगर रुकना नहीं है तो इसका मतलब क्या है? पढ़ाई करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से किसे देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है? किसे देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कहता है आपका अशोक, बी कहता है कनिष्क, सी कहता है अमोघ वर्ष और डी कहता है खारवेल। इन चारों में से किसे देवनाम के नाम से जाना जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए। हैकर का आंसर आ चुका है ए ऑप्शन यानी अशोक। बाकी बताइए। श्याम सुंदर का भी अशोक, एएलपी का ए, रेखा देवी का सी आंसर, अकड़ू का आंसर ए। चलिए, तो आपका यहां पे आंसर क्या होगा? मौर्य वंश का जो राजा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और उसका कहते हैं वहां पर तीसरा राजा, तो मौर्य वंश का तीसरा राजा कौन था? वो था आपका अशोक। अशोक कौन था? मौर्य वंश का
तीसरा शासक या तीसरा राजा कौन हुआ है? आपका अशोक हुआ। और इस अशोक को ही क्या बोला जाता है? इस अशोक को ही देवनाम प्रिय के नाम से जानते हैं। अशोक, महान सम्राट अशोक के नाम से भी जानते हैं, देवनाम प्रिय के नाम से जानते हैं, प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। तो प्रियदर्शी भी कौन है? आपके अशोक ही हैं। सम्राट अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो ये चीजें मिलती कहां पे हैं? तो ये आपके अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख में इनका नाम को किस तरीके से प्रदर्शित किया है? तो अशोक अभिलेख में इन्हें देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से प्रदर्शित किया गया है। और अगर मैं बात करूं पुराणों की, तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन बोला जाता है। पुराणों में बात की जाएगी तो पुराणों में अशोक को क्या बोला जाता है? पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। तो अशोक वर्धन के नाम से किसे जाना जाता है? सम्राट अशोक को जाना जाता है। और अगर बात की जाए गुर्जर के अभिलेख की, तो गुर्जर का जो अभिलेख है, इस गुर्जर अभिलेख में अशोक को अशोक नाम से ही जाना जाता है। यानी जो नाम आपका अशोक है वो गुर्जर अभिलेख में मिलता है। ठीक है, गुर्जर अभिलेख में मिलता है। और यहां पे बात की जाए तो यहां अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। दूसरी जो हुई थी वो कहां पे, किसके में हुई थी? वो आपके शिशुनाग वंश के कालाशोक में हुई थी। और आपकी तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई, तीसरी जो हुई वो किसके शासनकाल में हुई? तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी। तो यहां पे आपकी बौद्ध संगीति से भी रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको सामने बता दिए कि आप दूसरी आपकी कालाशोक और तीसरी आपकी अशोक के टाइम पे। ठीक है, तो आप इनको भी नोट करते चलें और ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है पहला मुस्लिम शासक कौन था? पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? कि पहला मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित संपूर्ण भारत में फैला था। ए कहता है आपका अलाउद्दीन खिलजी, बी कहता है फिरोज शाह तुगलक, सी कहता है गयासुद्दीन बलबन और डी कहता है जलालुद्दीन खिलजी। तो इनमें से कौन सा शासक था जिसका शासन बड़ा था और वहां पर लगभग संपूर्ण भारत में फैला हुआ था? और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ चुका है हैकर का, नेहा देवी का ए, करण पौनिया का बी आंसर। सर ये अशोक के दो पुत्र थे। हाँ जी, अलाउद्दीन खिलजी, आई एम सिंपी गौतम, आई एम बैक। ठीक है, तो यहां पे बात की जा रही है कि यहां पे ये बात की जा रही है कि जो आपका खिलजी वंश का शासक था, तो खिलजी वंश की संस्थापक कौन थे आपको ये बताना है। ए अलाउद्दीन खिलजी, श्याम सुंदर, धीरेन्द्र सिकरवार ए। तो यहां पे मैं बताता हूं खिलजी वंश का जो संस्थापक था, तो आपका जलालुद्दीन जो था ये क्या था? खिलजी वंश का शासक था या संस्थापक था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो वो आपका था जलालुद्दीन खिलजी। और इसकी बात करूं, इसके बाद में आपका जो इसके बाद में जो शासन आया, या फिर कह सकते हैं खिलजी वंश का दूसरा शासक कौन था? तो वो दूसरा शासक था आपका अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा दूसरा शासक आपका? ये था दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी। और यहां पे जो आंसर बोला गया है सबसे ज्यादा यानी संपूर्ण भारत में फैला हुआ शासन किसका था? ए का था। ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने संपूर्ण भारत पे अपना लगभग संपूर्ण भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित किया था। और आपने एक बात और सुनी होगी, जो आपकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पद्मावत। जो फिल्म आई थी पद्मावत, और ये पद्मावत नाम से एक आपका महाकाव्य है, और उस महाकाव्य को लिखने वाले एक फिल्म आई थी पद्मावत, और ये पद्मावत जो है ये पद्मावत नाम से एक महाकाव्य है। और ये महाकाव्य को लिखने वाले कौन थे? इस महाकाव्य को लिखने वाले थे मलिक मोहम्मद जायसी। किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी। और इस मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार जो महाराजा रतन सिंह थे, महाराजा रतन सिंह की पत्नी थी जिनका नाम था पद्मावती। महाराजा रतन सिंह की पत्नी जिनका नाम क्या था? पद्मावती। और इस पद्मावती की खूबसूरती को देखते हुए यहाँ कहेंगे कि चित्तौड़ के जो राजा थे, तो यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इनकी पत्नी के मोहक होकर वहां पे पहुंचते हैं और चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके रतन सिंह को मारने के बाद में जब ये वहां अंदर पहुंचते हैं, तो वहां पर जो रानियां थी रतन सिंह की, वो सब जौहर कर लेती हैं। जौहर करने के बाद में आपका यहाँ पे पद्मावत फिल्म आपने देखी होगी तो आप जानते होंगे। बिल्कुल सही है, मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य है पद्मावत, बिल्कुल सही है। राजकमल मलिक मोहम्मद जायसी, बिल्कुल सही है।